दोस्तों मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अपन ने जो दैनिक प्रक्रम चला रखा है और अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कल अपन ने ख़त्म किया था हृदय के बारे में, हार्ट, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अपनी आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन रक्त वाहिकाएँ, यानी कि रक्त वाहिकाएँ कौन कौन सी होती है। तो रक्त वाहिकाओं में धमनी, शिराएँ और कैपिलरी मिलकर तीनों रक्त वाहिकाएँ होती है। उनमें भी अपन सबसे पहले रक्त वाहिका पढ़ेंगे, वो धमनी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी? धमनी। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा सबसे पहले धमनी। पहला धमनी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरीज। अब देखिए दोस्तों, आर्टरीज क्या होती है? जो शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन करती है वो धमनियाँ कहलाती है। शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन करने वाली शाखाएं धमनियाँ कहलाती है। अब धमनियों में सबसे बड़ी महाधमनी होती है और शरीर की एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है वो फुफ्फुसीय धमनी होती है। इसके अलावा जो हृदय की मांसपेशी जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, तो हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी उसे कोरोनरी धमनी कहते हैं। तो इनके बारे में अपन सभी को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले धमनियों के बारे में क्या लिखेंगे? यह सदैव शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। यह सदैव शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। आगे, ये हृदय की वितरण शाखाएं कहलाती है, क्योंकि सबसे पहले हृदय से यही तो रक्त प्राप्त करेगी। यह हृदय की वितरण शाखाएं कहलाती है। अब आगे, तो ये क्या करेगी? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में लेकर जाएगी। तो ये हृदय से रक्त को शरीर में लेकर जाती है। अगला पॉइंट, यह शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में लेकर जाती है। तो ये क्या हो गया? धमनियों के बारे में हो गया। तीन बातें। ये सदैव शुद्ध रक्त परिवहन करती है, ध्यान रखना। धमनियाँ शुद्ध रक्त ही लेकर चलती है। यह हृदय की वितरण शाखा है, क्योंकि हृदय से रक्त को लेकर पूरे शरीर में जाती है, और ये शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में लेकर जाती है। ये भी अपने को तीन इंपॉर्टेंट बातें हुई। अब इसके बाद में धमनी के बाद में पढ़ेंगे अपन महाधमनी। तो मानो दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये है अपना क्या? हृदय। मान लो ये अपना हृदय है। ये मान लो ये अपना हृदय है। हृदय के अंदर ये बीच की दीवार सेप्टम, और ये चार कोष्ठ हो गए, दायां नीले और बायां नीले। तो सबसे पहले जो रक्त प्राप्त करती है शुद्ध रक्त, वो होती है महाधमनी। तो महाधमनी बायां नीले से होती है। ये बायां नीले होता है, यहाँ से सबसे पहले शुद्ध रक्त प्राप्त करने वाली धमनी महाधमनी होती है। तो अब पढ़ेंगे अपन महाधमनी। अगला पॉइंट, महाधमनी, इसे कहते हैं एरोटा। तो देखिए दोस्तों, महाधमनी क्या होती है? महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है और बाएं नीले से सबसे पहले शुद्ध रक्त प्राप्त करने वाली धमनी होती है। इसके अलावा यह शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो ये सभी बातें अपन महाधमनी से संबंधित देखेंगे। तो पहला पॉइंट कौन सा आएगा महाधमनी में? यह है शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। तो ये भी ध्यान रखना, शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका होती है। दूसरा पॉइंट, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका होती है। वाहिका मतलब रक्त को ले जाने वाली वाहिका होती है। अगला पॉइंट कौन सा होगा? अगला पॉइंट होगा बाएं नीले से सबसे पहले शुद्ध रक्त प्राप्त करती है। बाएं नीले से सबसे पहले शुद्ध रक्त प्राप्त कौन करेगी? तो महाधमनी। अगला पॉइंट, बाएं नीले से सबसे पहले
शुद्ध रक्त प्राप्त करने वाली धमनी, धमनी। ये भी अपने को ध्यान रखना। यानी बाएं नीले से सबसे पहले शुद्ध रक्त प्राप्त कौन करेगी, तो वो महाधमनी ही करेगी। ये भी अपने को ध्यान रखना। तो ये पहले तो अपन ने धमनी के बारे में पढ़ लिया कि अब पढ़ रहे हैं महाधमनी के बारे में। तो यानी ये शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, धमनी होती है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका तो वो भी महाधमनी होती है। और बाएं नीले से सबसे पहले रक्त प्राप्त करने वाली, शुद्ध रक्त प्राप्त करती है, तो वो महाधमनी करती है। ये अपन ने देख लिया। अब आएगी अपनी महाधमनी के बाद में कोरोनरी धमनी, यानी हृदय की खुद मांसपेशी को धमनी जो रक्त प्राप्त करता है, हृदय की मांसपेशी जो जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, उसको रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी कोरोनरी धमनी कहलाती है। तो अगली अपनी जो धमनी आएगी वो कौन सी आएगी, तो वो होगी कोरोनरी धमनी। कौन सी होगी, कोरोनरी धमनी। तो देखिए दोस्तों, अपन धमनियाँ पढ़ रहे हैं सबसे पहले, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन सिराई। तो देखिए अब अपनी अगली धमनी आएगी कोरोनरी धमनी। तो अगला पॉइंट अपना कोरोनरी धमनी। कौन सा, कोरोनरी धमनी। देखिए दोस्तों, कोरोनरी धमनी क्या होती है, हृदय की मांसपेशी, क्योंकि पूरा हृदय पूरे शरीर को रक्त दे रहा, लेकिन हृदय की मांसपेशी को तो रक्त चाहिए ना। तो हृदय की मांसपेशी कौन सी होती है, मायोकार्डियम। तो हृदय की मांसपेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी कोरोनरी धमनी कहलाती है। तो इसका क्या लिखेंगे, हृदय की मांसपेशी मायोकार्डियम को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी क्या कहलाती है, कोरोनरी धमनी होती है। हृदय की मांसपेशी मायोकार्डियम को क्या करती है, शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है, तो उसे कोरोनरी धमनी, यानी हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी कोरोनरी धमनी कहलाती है। अब फुफ्फुसीय धमनी, यानी शरीर की एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, फुफ्फुसीय धमनी कहलाती है। ये कहाँ होती है, तो मान लो ये हृदय है, अब हृदय के नीचे ये क्या है, ये फेफड़े है। तो जो दायां नीले होता है, वहाँ से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में कौन लाती है, तो वहाँ से अशुद्ध रक्त को लेकर आती है, वो होती है फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी, फुफ्फुसीय धमनी। ध्यान रखना, फुफ्फुसीय धमनी दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में लेकर आती है, तो फुफ्फुसीय धमनी। आगे देखिए अगला पॉइंट कौन सा होगा, फुफ्फुसीय धमनी, यानी पल्मोनरी आर्टरीज। फुफ्फुसीय धमनी, इंग्लिश में कहेंगे पल्मोनरी आर्टरीज। देखिए दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरीज फुफ्फुसीय धमनी क्या होती है, शरीर की एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, जो दाएं नीले से फेफड़ों में अशुद्ध रक्त को लाती है। शरीर की डेफिनेशन देखिए, शरीर की एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त, क्योंकि धमनियाँ क्या करती है, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, लेकिन ये एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त लेकर चलती है, जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में, जो अशुद्ध रक्त को दाएं नीले से फेफड़ों में लाती है। तो शरीर की एकमात्र फुफ्फुसीय धमनी, शरीर की एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त, ध्यान रखना, अशुद्ध रक्त लेकर चलती है, एकमात्र धमनी फुफ्फुसीय धमनी जो दाएं नीले से कहाँ लाती है, फेफड़ों में लाती है। ये भी ध्यान रखना अपने को, दाएं नीले से फेफड़ों में लाती है। तो दोस्तों अपन ने ये देख लिया क्या, धमनियाँ। अब पढ़ेंगे अपन सिराओं के बारे में, यानी
जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है सिराएं, उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अपन ने धमनियों के बारे में देख लिया। अब रक्तवाहिका का दूसरा प्रकार यानी धमनियों के बाद में सिराओं को देखेंगे अपन। कौन सा? सिरा। तो दूसरा टॉपिक आएगा अपना सिराई। सिराई। अब सिराई क्या करती है? सिराई अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट, सिराई शरीर में अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। दूसरा, यह शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आती है, इसलिए इसे हृदय की ड्रेनिंग चैनल यानी हृदय को बढ़ने वाली शाखाएं कहते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए सिराओं के बारे में। पहला पॉइंट आएगा, यह सदैव अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। यह भी अपने को ध्यान रखना है। आगे अगला पॉइंट, यह हृदय की ड्रेनिंग चैनल यानी भरने वाली शाखाएं, यह हृदय की ड्रेनिंग चैनल यानी भरने वाली शाखाएं ड्रेनिंग चैनल कहलाती है। क्योंकि अशुद्ध रक्त को शरीर से लेकर कौन आएगी? तो वो लेकर आएगी कौन? सिराएं। तो इसलिए हृदय को वापस भरेगी। आगे अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट कौन सा होगा? ये है हृदय की ड्रेनिंग चैनल कहलाती है। ये भी ध्यान रखना अपने को, ये शाखाएं कहलाती है। और ये शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में लेकर आती है। यह शरीर से, हृदय से तो कौन लेकर जा रही थी शरीर में? धमनियाँ, लेकिन ये शरीर से वापस हृदय में ला रही है। तो ये शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में लेकर आती है। यह भी अपने को ध्यान रखना। तो अशुद्ध रक्त को शरीर में लेकर कौन आती है? तो वो सिराओं को इंग्लिश में कहते हैं वीन्स। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो सिराओं को इंग्लिश में कहते हैं वीन्स। तो अब इसमें अपन सिराओं में 3 पॉइंट देख लिए। ये सदैव अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, ये भी ध्यान रखना। शुद्ध रक्त का परिवहन धमनियाँ करेगी, तो अशुद्ध रक्त का सिराई। ये हृदय की ड्रेनिंग चैनल यानी भरने वाली शाखा हृदय को वापस ला के कौन भरेगी? अशुद्ध रक्त से, तो सिराई भरेगी। ये शरीर में अशुद्ध रक्त को हृदय में लेकर आती है। यह शरीर से लेकर आती है, ध्यान रखना। और कहाँ लाती है? हृदय में लेकर वापस आती है। ये भी अपने को ध्यान रखना। मान लो ये क्या है? अपना हार्ट है। ये अपना हार्ट है। ये क्या है? अपना हार्ट है। ये मान लो ये अपना हृदय है। ये अपनी मध्य रेखा, और ये अपनी चारों चैम्बर हो गए। तो अशुद्ध रक्त शरीर से वापस लेकर कौन आएगी? तो शरीर से, मान लो ये तो फेफड़े हो गए। अब शरीर से अशुद्ध रक्त को वापस लेके कौन आएगी? तो सिराएं आएगी। और वो कहाँ लाएगी? तो दाएं आलिंद में लेकर आएगी। दायां आलिंद में लेकर आएगी। तो ये भी अपने को ध्यान रखना। सिराएं वापस कहाँ भरेगी? दायां आलिंद में भरेगी। तो इसलिए ड्रेनिंग चैनल कहते हैं। अब जो सिराओं में अगली आती है सबसे बड़ी सिरा, महाशिरा। तो पहला अगली टॉपिक कौन सा होगा? महाशिरा, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेना कोवा। इंग्लिश में बोलेंगे वेना कोवा। अब देखिए दोस्तों, महाशिरा क्या करती है? महाशिरा शरीर की सबसे बड़ी सिरा होती है। पहला पॉइंट, शरीर की सबसे बड़ी सिरा महाशिरा। दूसरा, यह 2 शाखाओं में विभाजित होती है, सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा, यानी ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा। क्योंकि हृदय अपना बाएं भाग में होता है, तो इससे ऊपर के जो खोपड़ी तक का अशुद्ध रक्त है उसे सुपीरियर वेना कोवा लेके आएगी, और जो नीचे के शरीर के अंगों का अशुद्ध रक्त है वो लेकर इन्फीरियर वेना कोवा आएगी। यानी शरीर के 2 महाशिरा के 2 भाग होते हैं, एक ऊर्ध्व महाशिरा, दूसरी निम्न महाशिरा। तो देखिए दोस्तों, महाशिरा यह शरीर की, पहला पॉइंट क्या आएगा? यह शरीर की सबसे बड़ी सिरा होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी सिरा होती है। पहला पॉइंट, सबसे बड़ी सिरा होती है। यह भी अपने को ध्यान रखना है। अब आगे क्या करिए? इसके 2 भाग होते हैं। यह 2 भागों में
बटी होती है। कौन कौन से हैं? 2 भाग। तो पहला भाग हो गया इसका उर्दू महाशिरा, यानी ऊपर के अंगों को लेकर आएगी उर्दू महाशिरा, उर्दू महाशिरा, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे अपन सुपीरियर वेना कोवा। समझ गए ना? दूसरी आएगी निम्न महाशिरा, यानी नीचे के अंगों से आएगी तो निम्न महाशिरा, तो इसे बोलेंगे अपन इन्फीरियर वेना कोवा। सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा, यानी उर्दू महाशिरा और निम्न महाशिरा होती है। तो महाशिरा को 2 भागों में बांट दिया अपन ने, उर्दू महाशिरा और निम्न महाशिरा। अब तो दोस्तों अपन जो महाशिरा पर शिराओं में पहले पढ़ रहे हैं महाशिरा, अब आएगी अपनी दूसरी जो हृदय की मांसपेशी, जिसको अपन शुद्ध रक्त दिए थे कोरोनरी धमनी के द्वारा, अब आएगी कोरोनरी साइनस वापस। तो दूसरी अपनी जो शिरा आएगी उसे बोलेंगे कोरोनरी साइनस। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब अपनी आएगी अपनी कौन सी शिरा? तो अब आएगी अपनी कोरोनरी साइनस, यानी कोरोनरी शिरा। तो अगली आएगी इंपॉर्टेंट पॉइंट कोरोनरी साइनस। ये क्या होती है? तो अपन ने हृदय पूरे शरीर में रक्त गया था और वो अशुद्ध रक्त वापस शिराओं से आ गया, लेकिन हृदय की मांसपेशी को भी रक्त गया था, शुद्ध रक्त, जिसे कोरोनरी धमनी ने दिया था। अब कोरोनरी धमनी से अब अशुद्ध रक्त वापस कौन सी से आएगा? तो कोरोनरी साइनस से आएगा। तो इसका अर्थ इसमें क्या लिखेंगे? हृदय की मांसपेशी कौन सी थी? मायोकार्डियम से अशुद्ध रक्त वापस लाने वाली शिरा कौन सी होती है? वापस लाने वाली शिरा तो वो होती है कोरोनरी साइनस, यानी हृदय से वापस अशुद्ध रक्त को कौन लेकर आएगी? तो कोरोनरी साइनस। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगली कौन सी शिरा आएगी? तो अगली आएगी फुफ्फुसीय शिरा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, शिरा ये शरीर में अशुद्ध रक्त लेकर आती है वापस, लेकिन शरीर की एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त लेकर जाती है उसे बोलेंगे फुफ्फुसीय शिरा। तो अगली आएगी अपनी फुफ्फुसीय शिरा। दोस्तों धमनियाँ शरीर में शुद्ध रक्त लेकर जाती है, लेकिन एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त लेकर जाएगी उसे फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। इसी प्रकार एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त लेकर जाएगी उसे फुफ्फुसीय शिरा कहेंगे। इसे बोलेंगे इंग्लिश में पल्मोनरी वीन्स। तो देखिए दोस्तों ये क्या होती है? शरीर की एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। शरीर की एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, ये भी अपने को ध्यान रखना, परिवहन करती है, यानी शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। आगे अगला पॉइंट, फेफड़ों से यानी लंग्स, फेफड़ों से शुद्ध रक्त को फेफड़ों से शुद्ध रक्त को कहाँ लेकर जाती है? तो बाएं आलिंद में लेकर जाती है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बाएं यानी लेफ्ट एट्रियम, बाएं आलिंद में लेकर जाती है। यह भी अपने को ध्यान रखना, बाएं आलिंद में लेकर जाती है। तो दोस्तों अपन ने क्या क्या देख लिया? अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में? शिराओं के बारे में। तो कोरोनरी साइनस हृदय की मांसपेशी मायोकार्डियम से अशुद्ध रक्त वापस लेकर जाएगी। आगे फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वीन्स, तो यह क्या होती है? शरीर की एकमात्र शिरा है जो क्या करती है? शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। यह भी अपने को ध्यान रखना, शुद्ध रक्त का परिवहन शरीर की एकमात्र शिरा करती है, जिसे फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वीन्स। और ये कहाँ से लेकर जाती है? तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ लेकर जाएगी? बाएं आलिंद लेफ्ट एट्रियम में लेकर जाएगी। ये भी अपन को ध्यान रखना। अब दोस्तों अब अगला अपना टॉपिक, क्योंकि अपन ने 3 चीज़ पढ़ी थी रक्त वाहिकाओं में, पहली धमनी, दूसरी शिरा और तीसरी अब आएगी अपनी कैपिलरी, यानी कैपिलरी जिसे अपन कैपिलरी आएगी। तो कैपिलरी पढ़ेंगे अपन अभी इसके बारे में, जिसे केशिकाएं कहते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो दोस्तों अब तीसरा भाई इसका रक्त वाहिकाओं में आती है कैपिलरी। तीसरी कौन सी आती है? कैपिलरी। ये भी ध्यान रखना, कैपिलरी, कैपिलरी, जिसे अपन हिंदी में बोलेंगे केशिकाई, केशिकाई, केशिकाई। अब देखिए दोस्तों ये केशिकाई क्या होती है? शरीर में छोटे छोटे गड्ढों जैसी नलियाँ होती हैं, छोटे शरीर में छोटे छोटे गड्ढों जैसी कूप नलिकाएँ होती है, उसे कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरी में ही O2 व CO2 का यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंजिंग होता है। यहीं से रक्त में ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाती है। तो ये अपन इसके बारे में देखें। कैपिलरी में यह शरीर में छोटे 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 गड्ढों जैसी, छोटे छोटे गड्ढों जैसी नलियाँ होती है, नलियाँ होती है। ये भी ध्यान रखना है, नलियाँ होती है। आगे अगला पॉइंट कौन सा आएगा? यहीं पर यानी कैपिलरी में ही यहीं पर O2 और CO2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। यह भी ध्यान रखना, आदान प्रदान होता है। आगे यह श्वसन का, कैपिलरी ही श्वसन का मुख्य मार्ग होती है, ध्यान रखना। यह श्वसन का मुख्य अंग होती है। यह भी अपने को ध्यान रखना, मुख्य अंग होती है। अगला क्या होगा? यहीं पर O2 और CO2 का चेंज होता है, तो यहाँ पे सिराएं और धमनियाँ दोनों आकर मिलती है। तो ये अगला पॉइंट कौन सा होगा? यह धमनी और सिराओं का सेतु होती है। सेतु या मिलन स्थल होता है, सेतु या मिलन स्थल होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया? तो ये सभी अपनी कैपिलरी के बारे में भी देख लिया कि ये क्या होती है कैपिलरी के बारे में। तो ये छोटे छोटे गड्ढों जैसी नलियाँ होती है, यहीं पर O2 ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनका आदान प्रदान होता है। और श्वसन का मुख्य अंग होती है धमनी और सिराओं का दोनों का सेतु या मिलन स्थल कौन सी होती है? तो वो भी कैपिलरी होती है। तो दोस्तों अपन इसके बारे में ये कंप्लीट देख लिया, तीनों रक्त वाहिकाओं में धमनियाँ, सिराएं और कैपिलरी। अब अपन हृदय के चारों प्रकोष्ठ के बारे में भी देखेंगे, दायां अलिंद, बायां नीले, दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद, बायां नीले, इनके बारे में भी अपन विस्तृत देखेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अब देखेंगे अपन हृदय के प्रकोष्ठ, चार प्रकोष्ठ होते हैं, दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद, बायां नीले। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दायां अलिंद यानी हृदय के प्रकोष्ठ। अब क्या पढ़ेंगे अपन? हृदय के प्रकोष्ठ या चैम्बर। तो हृदय के प्रकोष्ठ कितने होते हैं? तो हृदय के प्रकोष्ठ 4 होते हैं। उसमें पहला पढ़ेंगे अपन कौन सा? दायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां आलिंद जिसे अपन बोलेंगे इंग्लिश में राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। देखिए दोस्तों अब राइट एट्रियम क्या होता है, दायां आलिंद क्या होता है, वो भी देखते हैं अपन। तो दायां आलिंद सदैव बाएं आलिंद से बड़ा होता है। क्यों? अशुद्ध रक्त सबसे पहले किस में आएगा? तो दाएं आलिंद में आएगा। दाएं आलिंद से 2 महाशिराएं जुड़ी हुई होती है। तो मैंने पहले बताया था कि महाशिराएं जो अशुद्ध रक्त को लेकर आती है, एक ऊपर से लेकर आती है, एक नीचे से लेकर आती है, यानी सुपीरियर और इन्फीरियर। तो दाएं आलिंद से 2 महाशिराएं जुड़ी होती है। इसके अलावा दायां आलिंद की दीवारों का निर्माण करने वाली में मांसपेशी है, उसे पेक्टोनिस मांसपेशी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा दायां आलिंद और दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में एक दरवाज़ा पाया जाता है जिसमें 3 छेद होते हैं, उसे ट्राइस्पिड वाल्व भी कहते हैं। तो ये सभी बात इनके बारे में अपन लिखेंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में? दायां आलिंद के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। तो ये है दायां आलिंद। तो इससे 2 महाशिराएं जुड़ी हुई थे, एक और ये दूसरी। तो इसे बोलेंगे सुपीरियर वेना कोवा और इसे बोलेंगे इन्फीरियर वेना कोवा, ये भी ध्यान रखना। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा आएगा दायां आलिंद के बारे में? ये है बाएं आलिंद से यानी लेफ्ट एट्रियम, इससे बाएं आलिंद से बड़ा होता है,
तो ये भी ध्यान रखना है। दाएं आलिंद किससे बड़ा होता है? बाएं आलिंद से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। अब आगे अगला पॉइंट, इससे यानी दाएं आलिंद से, इससे दो महाशिराएं जुड़ी हुई होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। कौन कौन सी दो महाशिराएं होती है? तो इससे दो शिराएं कौन कौन सी जुड़ेगी? तो पहली सुपीरियर वेना कोवा, दूसरी इंफीरियर वेना कोवा, यानी उर्दू महाशिरा और दूसरी निम्न महाशिरा, यह भी ध्यान रखना है, उर्दू महाशिरा और निम्न महाशिरा। अब दाएं आलिंद की मांसपेशी का निर्माण करने वाली मांसपेशी का क्या नाम है? यानी दाएं आलिंद की दीवारों का निर्माण करने वाली मांसपेशी कौन सी होती है? तो उसे पेक्टिनस मसल्स कहते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा होगा? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट लगा के लिखना, दाएं आलिंद की दीवारों का निर्माण करने वाली मांसपेशी कौन सी होती है? तो वह पेक्टिनस मसल्स कहलाती है, पेक्टिनस मसल कहलाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, पेक्टिनस मसल्स कहलाती है। अगला पॉइंट कौन सा आएगा? अगला पॉइंट आएगा, दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में एक दरवाज़ा होता है, उसमें 3 छिद्र होते हैं, उसे ट्राइस्पिड वाल्व कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। तो अगला पॉइंट, दायां आलिंद और दायां नीले के मध्य एक दरवाज़ा होता है जिसमें 3 छिद्र होते हैं, उसे ट्राइस्पिड वाल्व कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपन ने क्या देखा? दाएं आलिंद के बारे में क्या क्या देखा? ये बाएं आलिंद से बड़ा होता है, ध्यान रखना, बाएं आलिंद से बड़ा होता है, पहला पॉइंट। इससे 2 महाशिराएं जुड़ी होती है। कितनी? 2 महाशिराएं। कौन कौन सी? उर्दू महाशिरा जो ऊपर से अशुद्ध रक्त लाएगी, निम्न महाशिरा जो नीचे से अशुद्ध रक्त लेकर जाएगी। अगला पॉइंट, दाएं आलिंद की दीवारों का निर्माण करने वाली मांसपेशी का नाम क्या है? तो उसे पेक्टिनस मसल्स कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, पेक्टिनस मसल्स। आगे, दायां आलिंद और बायां आलिंद के मध्य एक दरवाज़ा पाया जाता है, जिसमें कितने छिद्र होते हैं? तो 3 छिद्र होते हैं, और उसका नाम क्या है? तो उसे ट्राइस्पिड वाल्व कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। तो ट्राइस्पिड वाल्व जो दायां आलिंद और दायां नीले के मध्य पाया जाता है, जिसमें 3 छिद्र होते हैं, उसे ट्राइस्पिड वाल्व कहते हैं। ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके बाद में पढ़ेंगे अपन दायां नीले। दायां आलिंद के बाद में आएगा दायां नीले, यानी राइट वेंट्रिकल। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अपन ने दायां नीले देख लिया, आलिंद देख लिया। अब देखेंगे दूसरा भाग, दायां नीले। दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा? तो दायां नीले, दायां नीले। तो दायां नीले आएगा अपना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए दोस्तों, अब राइट वेंट्रिकल बोलेंगे इसको, दायां नीले को राइट वेंट्रिकल। अब देखिए दोस्तों, जो राइट वेंट्रिकल क्या होता है? तो ये दायां आलिंद था, अब ये आ गया अपना दायां नीले। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, दायां नीले के बारे में। तो ये क्या होता है? अब तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि दोनों नीले हृदय के डिस्चार्जिंग चैम्बर कहलाते हैं, चाहे दायां हो चाहे बायां हो, दोनों नीले क्या कहलाएंगे? तो हृदय के डिस्चार्जिंग चैम्बर कहलाएंगे, क्योंकि दोनों ही खाली होते हैं ये। तो पहला पॉइंट, दोनों नीले हृदय के
डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग चैनल कहलाते हैं। यानी दोनों ही खाली होते हैं, खाली होने वाले होते हैं, डिस्चार्जिंग चैनल कहलाते हैं। आगे दाएं नीले के बारे में अगला कि दाएं नीले की दीवारों, यानी दोनों ही नीले की, चाहे दाएं हो चाहे बाएं, नीले की दीवारों का निर्माण करने वाली मांसपेशी का नाम है पेपिलरी मसल। अगला पॉइंट, नीले की दीवारों का निर्माण करने वाली मांसपेशी का नाम पेपिलरी मसल्स होती है। कौन सी होती है? पेपिलरी मसल्स होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना, पेपिलरी मसल्स होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब आगे दाएं नीले से अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। लेकिन किसके द्वारा? फुफ्फुसीय अर्धचंद्राकार धमनी के द्वारा। दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहाँ जाएगा? तो वो फेफड़ों में जाएगा। तो अगला पॉइंट कौन सा होगा? दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय अर्धचंद्राकार कपाट, यानी पल्मोनरी सेमुलर वाल्व, फुफ्फुसीय अर्धचंद्राकार कपाट के माध्यम से फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में जाता है। ये भी अपनों को ध्यान रखना। तो दाएं नीले से अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। लेकिन किसके माध्यम से? फुफ्फुसीय अर्धचंद्राकार कपाट के माध्यम से जाएगा। इसे बोलेंगे अपन पल्मोनरी सेमुलर वाल्व, पल्मोनरी सेमुलर वाल्व। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब फेफड़ों से, अब इसमें आ गया रक्त, कहाँ गया? फेफड़ों में आ गया। अब रक्त का क्या होगा? शुद्धिकरण होगा। तो रक्त किस में आ गया? केशिकाओं में। फेफड़ों में केशिकाएं होती हैं, वहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अगला पॉइंट, केशिकाओं में रक्त का शुद्धिकरण होता है। यानी O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अब क्या हो गया? रक्त क्या हो गया? शुद्ध। अब पढ़ेंगे अपन दोस्तों इसमें सीधा दायां नीले, क्योंकि अब रक्त कहाँ गया? तो रक्त यहाँ पे आ गया। अब फेफड़ों में अब शुद्ध हो गया। अब जाएगा रक्त कहाँ पर? तो वो शुद्ध होके बायां आलिंद में जाएगा। तो रक्त कहाँ जाएगा? बायां आलिंद में। तो अब पढ़ेंगे अपन इसके बाद में बायां आलिंद। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे अपन अगला चैम्बर बायां आलिंद। तो अगला आएगा अपना कौन सा? बायां आलिंद, यानी लेफ्ट ओट्रियम। तो देखिए दोस्तों बायां आलिंद क्या होता है, वो भी देखते हैं अपन। बायां आलिंद जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त हो गया था, वो अब सीधा किस में आ गया? बायां आलिंद में आ गया। लेकिन किसके माध्यम से? फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से। तो पहला पॉइंट क्या होगा? शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय, क्योंकि एकमात्र शिरा शरीर की जो शुद्ध रक्त लेकर चलती है फुफ्फुसीय शिरा। तो शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में आता है। ये भी पहला पॉइंट हो गया। अब
अब क्या क्या होगा, अब बाएं आलिंद से रक्त किस में आएगा, बाएं नीले में जाएगा, लेकिन किसके माध्यम से, यहाँ पर दो कपाट होते हैं जिसे बोलते हैं बाइक स्पीड वाल्व, बाइक स्पीड वाल्व उनके द्वारा आएगा। तो अगला पॉइंट, बाएं आलिंद और बाएं नीले, बाएं नीले के मध्य एक दरवाज़ा पाया जाता है, उसे पाया जाता है, उसमें दो छिद्र होते हैं, ये भी ध्यान रखना, दो छिद्र होते हैं, उसे बाइक स्पीड वाल्व या मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में एक दरवाज़ा पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, क्या पाया जाता है, एक दरवाज़ा, उसमें कितने छिद्र होते हैं, दो, और उसका क्या नाम देते हैं, तो बाइक स्पीड वाल्व या मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब क्या होगा, तो अब रक्त किस में आएगा, तब रक्त बाएं आलिंद से बाएं नीले में आता है, रक्त बाएं आलिंद से बाएं नीले में आ जाता है, बाएं नीले में आ जाता है, ये अपने को पता लग गया। तो अब दोस्तों ये इसके बारे में अपन ने क्या पढ़ लिया, बाएं आलिंद के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपन बाएं नीले, क्योंकि रक्त कहाँ गया है, जो बाइक स्पीड या मीटर वाल्व के द्वारा अब रक्त आ गया अपना बायां नीले में। तो अब अगला टॉपिक होगा अपना बायां नीले। तो दोस्तों अपन ने क्या पढ़ लिया, बायां आलिंद पढ़ लिया। अब देखेंगे बायां नीले, तो अब आएगा अपना बायां नीले, जिसे अपन बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, बाएं नीले क्या होता है, बाएं नीले दाएं नीले से 3 गुना मोटा होता है, क्योंकि इसमें जो शुद्ध रक्त है उसको पूरी प्रेशर के साथ, पूरे बल के साथ जो क्या होती है, महाधमनी होती है, यहाँ पर एरोटा, उसमें धकेलना होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, बाएं नीले की दीवारें दाएं नीले से 3 गुना ज़्यादा मजबूत होती है, ये भी ध्यान रखना है, होती है। क्योंकि इसे शुद्ध रक्त को पूरे बल से महाधमनी यानी एरोटा, एरोटा में धकेलना होता है, धकेलना होता है, इसलिए इसकी दीवारें मोटी थी। अगला पॉइंट, अब यहाँ से महाधमनी शुद्ध रक्त को प्राप्त करेगी, तो महाधमनी 2 भागों में बट जाती है। तो बाएं नीले से महाधमनी 2 भागों में बट जाती है, एक बायां और दूसरा दायां। बायां भाग शरीर को शुद्ध रक्त देता है और दायां भाग खुद हृदय की मांसपेशी मायोकार्डियम को शुद्ध रक्त देता है, ये भी अपने को पता चल गया। तो दोस्तों अपन ने क्या क्या देख लिया इसमें, बाएं नीले की दीवारें दाएं नीले से क्या होती है, मोटी 3 गुना ज़्यादा मजबूत होती है। क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त को क्या करते हैं, पूरे बल के साथ महाधमनी में धकेल दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है।
धकेल दिया जाता है। और बाएं नीले से महाधमनी दो भागों में बंट जाती है, एक बायां भाग और एक दायां भाग। बायां भाग जो पूरे शरीर को रक्त देता है शरीर को, और जो दाहिनी महाधमनी है वो हृदय की मांसपेशी को ही शुद्ध रक्त देती है। तो दोस्तों अपन ने इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। अब अपन हृदय से संबंधित जैसे हृदय दर हो गई, हृदय कार्डियक आउटपुट हो गया, वो बारे में एक बार और इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, लेकिन एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों अब पढ़ेंगे अपन हृदय दर यानी हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट। तो अब अगला पॉइंट आएगा अपना हृदय दर, जिसे कहेंगे इंग्लिश में हार्ट रेट। अब देखिए दोस्तों हार्ट रेट क्या होती है ये अपन देखते हैं। हृदय दर मतलब हृदय के द्वारा 1 मिनट में जो धड़कन होती है वो हृदय दर कहलाती है। इसके अलावा बाएं नीले के द्वारा जो संकुचन होता है वो हृदय दर काउंट की जाती है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे अपन हृदय दर के द्वारा, हृदय द्वारा 1 मिनट में कुल धड़कन हृदय दर कहलाती है, हृदय दर कहलाती है। यह भी अपने को ध्यान रखना है, कहलाती है। इसके अलावा आगे बाएं नीले के संकुचन के द्वारा हृदय दर कहलाती है। आगे बाएं नीले के संकुचन को यानी सिस्टोल बाएं नीले के संकुचन के कारण हृदय दर होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना। हृदय दर किसके कारण होती है, तो बाएं नीले के संकुचन के कारण हृदय दर होती है, ये भी ध्यान रखना। हृदय द्वारा 1 मिनट में कुल धड़कन, 1 मिनट में कुल धड़कन क्या कहलाती है, हृदय दर। अब हृदय दर कितनी होती है, तो हृदय दर सामान्यतः हृदय दर 72 होती है, 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। तो अगला पॉइंट सामान्यतः हृदय दर यानी हार्ट बीट, हृदय दर हार्ट रेट 72 होती है, 72 होती है। यानी प्रति मिनट कितनी होगी, तो 72 होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपन ये देख लिया। अब आगे अगला जो पॉइंट आएगा अपना हृदय दर बेसल हार्ट रेट, यानी बेसल हार्ट रेट क्या होती है, जो कम से कम 12 घंटे के बाद, 12 घंटे के विश्राम के बाद मापी जाती है, वो बेसल हार्ट रेट होती है, वो ही मनुष्य की हार्ट रेट कहलाती है। तो पहला इसमें जो अपन हृदय दर पढ़ रहे हैं उसमें से पहली कौन सी आएगी, तो पहली आएगी बेसल हार्ट रेट। पहली कौन सी आएगी, बेसल हार्ट रेट पहली आएगी इसमें, बेसल हार्ट रेट, जिसे अपन सामान्य हृदय दर भी बोलते हैं। तो पहली इसमें अब हार्ट रेट कितनी होती है, तो दोस्तों हार्ट रेट बेसल हार्ट रेट वो 72 होती है। तो पहला कौन सी आएगी, बेसल हार्ट रेट, बेसल हार्ट रेट, HR का मतलब है हार्ट रेट यानी हृदय दर। बेसल हार्ट रेट जो कम से कम 12 घंटे के विश्राम के बाद मापी जाती है। पहले इसमें क्या आएगा, जो कम से कम 12 घंटे के विश्राम के बाद मापी जाती है। यह लगभग कब मापी जाती है, तो यह लगभग सुबह मापी जाती है। अगला पॉइंट यह है लगभग सुबह मापी जाती है, यह भी अपने को ध्यान रखना है। अब आगे ये मनुष्य की ये क्या कहलाती है, तो ये आधार हार्ट रेट कहलाती है, यानी ये व्यक्ति की आधार हार्ट रेट कहलाती है। आधार का मतलब यही बेसल हार्ट रेट ही मनुष्य की हृदय दर कहलाती है। यह व्यक्ति की आधार हार्ट रेट होती है, आधार हार्ट रेट होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो बेसल हार्ट रेट किसे बोलते हैं,
जो कम से कम 12 घंटे के विश्राम के बाद मापी जाती है, ये लगभग सुबह ही मापी जाती है, ये भी ध्यान रखना। और ये व्यक्ति की आधार हार्ट रेट कहलाती है, आधार हार्ट रेट। इसे ही अपन 72 बार धड़कती है वो बोलते हैं, और ये सुबह मापी जाते हैं और कम से कम 12 घंटे के विश्राम के बाद मापी जाती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो अगला अपना टॉपिक आएगा इसके बाद में, वो देखेंगे अपन कार्डियक आउटपुट, यानी हृदय साइकिल। कार्डियक आउटपुट, एक बार हृदय कितना रक्त बाहर निकालता है वो देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों अपनी जो अपन बेसल हार्ट रेट देख ली, यानी अब देखेंगे अपन मैक्सिमम हार्ट रेट, यानी अधिकतम हार्ट रेट। मैक्सिमम हार्ट रेट, अधिकतम हृदय दर कितनी हो सकती है, तो अधिकतम हार्ट रेट यानी मैक्सिमम हार्ट रेट देखेंगे अपन। ये क्या होती है कि व्यक्ति किस गति से कार्य कर सकता है, अधिकतम किस गति से कार्य कर सकता है। इसका अर्थ होता है व्यक्ति अधिकतम किस गति से कार्य कर सकता है, ये ध्यान रखना है। अधिकतम किस गति से कार्य कर सकता है, इसकी अपन मापन करेंगे तो वो क्या होगी, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम हार्ट रेट होगी। तो मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने का सूत्र क्या होगा, तो मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने का सूत्र है, मैक्सिमम हार्ट रेट बराबर 220 माइनस आयु, स्वयं की आयु। यानी अपन जिस व्यक्ति की अधिकतम हृदय दर ज्ञात करना चाहते हैं तो उसमें 220 में से उसकी आयु को हटा दो। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की, मान लो कितनी आयु है, तो किसी व्यक्ति की मान लो 30 वर्ष है, तो वो अधिकतम कितनी गति से काम करेगा, तो 220 में से उस व्यक्ति की आयु 30 घटा देंगे तो वो अधिकतम कितनी गति से काम करेगा, तो 190 हार्ट बीट, यानी जिसका हृदय अधिकतम 190 बार धड़क सकता है, उस व्यक्ति से वो काम कर सकता है। तो उसकी हार्ट मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होगी, तो वो 190 होगी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब इसके बाद में मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने के बाद में एक आती है ट्रेनिंग हार्ट रेट, यानी ट्रेनिंग देते टाइम में हृदय दर कितनी गति से काम कर सकता है वो भी निकालते हैं। तो अगली अपने कौन सी आएगी, उसे बोलेंगे अपन ट्रेनिंग हार्ट रेट। ट्रेनिंग हार्ट रेट का मतलब हृदय दर। तो ट्रेनिंग हार्ट रेट किस में काम आती है, तो ये खेलों में काम आती है, यार ध्यान रखना। तो इसमें लिखेंगे अपन, ये है खेलों में काम आती है, खेलों में काम आती है, ये भी अपने को ध्यान रखना, खेलों में काम आती है। अब इसको निकालेंगे कैसे ट्रेनिंग हार्ट रेट को, तो मैक्सिमम हार्ट रेट निकाल दी, पहले तो ये निकलेगी मैक्सिमम हार्ट रेट, उसके बाद में किस गति से उसको कार्य करवाया जा रहा है बटा 100। तो इसका सूत्र क्या होगा ट्रेनिंग हार्ट रेट का, ट्रेनिंग हार्ट रेट बराबर इसका सूत्र क्या होगा, मैक्सिमम हार्ट रेट जो अपन ने निकाल ली, मैक्सिमम हार्ट रेट ये निकल के आ गई, गुणा किस गति से कार्य करवा रहे हैं, जिस गति से कार्य करवाना है, जिस गति से यानी कितनी इंटेंसिटी से कार्य करवा रहे हैं, जिस गति से कार्य करवाना बटा 100, यह अपना सूत्र रहेगा इसमें। यानी ट्रेनिंग हार्ट रेट में मैक्सिमम हार्ट रेट बटा जिस गति से कार्य करवाना है वो, और उसका अपॉन 100 लगा देंगे तो वो ट्रेनिंग हार्ट निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों ये भी अपने को दोनों ध्यान रखना है, जो अपना क्या है अधिकतम गति, ये अपनी अधिकतम गति भी ध्यान रखनी है और ट्रेनिंग हार्ट रेट भी ध्यान रखनी है। ये दोनों का सूत्र भी हो गया, ये 220 स्वयं से निकाल के तो ये कर देंगे मैक्सिमम हार्ट रेट, और खेलों में निकालेंगे तो ट्रेनिंग हार्ट रेट बराबर मैक्सिमम हार्ट रेट बटा जिस व्यक्ति से कार्य किया जा रहा है वो, और बटा 100। तो दोस्तों ये हो गई। अब इसके बाद में अपन देखेंगे दोस्तों नाड़ी या पल्स, जो अपन पल्स चेक करते हैं, जैसे मान लो हाथ में करते हैं, कनपट्टी में करते हैं, जांघ के पास में करते हैं, तो वो देखेंगे पल्स, क्योंकि सिस्टोल और डायस्टोल के अंदर वो पल्स प्रेशर कहते हैं, तो वो भी देखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब देखेंगे अपन हृदय कार्डियक साइकिल, यानी आउटपुट के बारे में देखेंगे, कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। अब देखेंगे अगला पॉइंट आएगा अपना हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल। दोस्तों देखिए ये क्या होता है, हृदय चक्र क्या होता है, तो हृदय चक्र का मतलब हो गया
एक बार हृदय में एक बार रक्त का आना और जाना हृदय चक्र कहलाता है। यानी रक्त एक बार आया और जाएगा वापस शरीर में, तो उसमें जो टाइम लग रहा है उसे बोलेंगे हृदय चक्र। लेकिन इस क्रिया में क्या होगा, एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल, यानी संकुचन और प्रकुचन की क्रिया जरूर होगी। यानी दोनों आलिंद जो अपन ने आलिंद बनाए थे, ये मान लो अपना क्या है, ये अपना हृदय है, ये मान लो। तो ऊपर के दोनों आलिंद और नीचे के दोनों नीले, तो ऊपर के दोनों आलिंद एक बार संकुचन होंगे तो नीचे के दोनों प्रकुचन होंगे, खुलेंगे। तो इस प्रकार, या फिर ऊपर के जो प्रकुचन होंगे तो नीचे संकुचन होंगे। ये क्रिया लगातार चलती रहती है, तो सिस्टोल और डायस्टोल के द्वारा होती है। तो इसमें देखिए, पहला होगा हृदय का संकुचन, यानी हृदय का संकुचन, सिकुड़ना, हृदय का सिकुड़ना। मान लो ये दोनों ऊपर के दोनों आलिंद अगर फैल रहे हैं तो नीचे वाले दोनों नीले संकुचित होगी, तो इसे संकुचन कहेंगे। तो हृदय का संकुचन क्या कहलाएगा, सिस्टोल कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है। यह भी ध्यान रखना। इस प्रकार हृदय का प्रकुंचन क्या कहलाएगा, डायस्टोल कहलाएगा, डायस्टोल कहलाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। यानी संकुचन हृदय का सिकुड़ना तो सिस्टोल और हृदय का फैलना डायस्टोल कहलाता है। अब अपन पढ़ रहे हैं हृदय चक्र। तो हृदय चक्र क्या होता है, हृदय में एक बार रक्त का आना और वापस जाना, इस दौरान जितना टाइम लगा है उसे हृदय चक्र कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हृदय में रक्त का एक बार आना और जाने में जो समय लगता है उसे हृदय चक्र कहते हैं। यानी कार्डियक साइकिल हृदय चक्र कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना, हृदय चक्र किसे कहते हैं। तो हृदय में रक्त का एक बार आना और एक बार जाने में जो समय लगता है उसे कहेंगे हृदय चक्र। अब हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। तो एक बार आने और जाने में कितना समय लग गया, तो वो निकाल के देखते हैं। तो हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार, अपने को तो पता है। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। तो 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। तो हृदय को रक्त में आने और जाने में कितना समय लग गया, तो 0.8 सेकंड लग गए। 0.8 सेकंड का समय लग गया, ये ध्यान रखना है। तो एक बार रक्त को आने और जाने में कितना समय लगा, 0.8 सेकंड। लेकिन इसमें भी संकुचन में कितना लगा और प्रकुंचन में कितना समय लगा, वो भी ध्यान रखना है, सिस्टोल और डायस्टोल। तो इसमें भी सिस्टोल में तो कितना लगा, यानी संकुचन में तो कितना लगा, सिस्टोल में तो कितना समय लगा, सिस्टोल में तो लगा 0.3 सेकेंड। ये भी ध्यान रखना है, नोट करके रखना, इंपॉर्टेंट है। और डायस्टोल में कितना समय लगा, तो डायस्टोल में समय लगा 0.5 सेकेंड। यह भी ध्यान रखना। तो सिस्टोल और डायस्टोल यानी संकुचन और प्रकुंचन, इसमें कितना समय लगा, तो वो अपने को इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। सिस्टोल में 0.3 सेकेंड, डायस्टोल में 0.5 सेकेंड। तो दोस्तों ये हृदय चक्र जिसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं वो अपने को पता लग गया। अब पढ़ेंगे अपन स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी आघात निर्गम। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब दोस्तों अब पढ़ेंगे अपन स्ट्रोक वॉल्यूम यानी आघात आयतन। तो अगला पॉइंट कौन सा आएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जिसे हिंदी में कहते हैं आघात आयतन, आघात आयतन। अब देखिए दोस्तों ये क्या होता है आघात आयतन। तो बाएं नीले के द्वारा, क्योंकि शुद्ध रक्त कहाँ जाए, शुद्ध रक्त कहाँ से निकल रहा है, तो शुद्ध रक्त निकल रहा है अपना बाएं नीले से निकल रहा है, यह भी ध्यान रखना है। तो शुद्ध रक्त बाएं नीले से निकला है, तो शुद्ध बाएं नीले से एक बार में निकाली गई रक्त की मात्रा स्ट्रोक वॉल्यूम आघात आयतन कहलाती है। देखिए दोस्तों बाएं नीले से एक बार में निकाली गई रक्त की मात्रा जो सामान्य व्यक्ति में
70 ml होती है, 70 ml। और खिलाड़ी में कितनी होती है? खिलाड़ी में 120 ml होती है, खिलाड़ी में 120 ml होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो बाएं नीले से एक बार में, क्योंकि अपना हृदय कितनी बार धड़क रहा है? 72 बार, तो 72 बार निकालेगा रक्त, तो एक बार में कितना रक्त निकाल रहा है? तो 70 ml निकाल रहा है, ये भी ध्यान रखना। सामान्य व्यक्ति में तो कितना निकाल रहा है? तो सामान्य व्यक्ति में तो 70 ml, और खिलाड़ी में एक बार में कितना निकाल रहा है? 120 ml। तो इसे क्या कहेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। अब इसके बाद में अपना आता है कार्डियक आउटपुट, यानी हृदय निर्गम। तो एक बार हृदय निर्गम देंगे क्या अपन इसके बारे में। अगला पॉइंट अपना आएगा कार्डियक आउटपुट यानी हृदय निर्गम। अब ये तो अपना एक बार में रक्त निकाल रहा था, कितना? 70 ml। अब एक मिनट में कितना निकल रहा है वो उसको बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। तो अगला पॉइंट होगा अपना कार्डियक आउटपुट, जिसे बोलते हैं हिंदी में हृदय निर्गम। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होता है कार्डियक आउटपुट? तो एक मिनट में हृदय के द्वारा निकाली गई कुल स्ट्रोक वॉल्यूम की मात्रा, यानी एक बार में स्ट्रोक वॉल्यूम में कितनी निकल रही थी? 70 ml। तो एक मिनट में टोटल कितने स्ट्रोक वॉल्यूम निकलेंगे? 72 स्ट्रोक वॉल्यूम। तो टोटल एक मिनट में कितना रक्त निकला उसे बोलेंगे अपन क्या? कार्डियक आउटपुट। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? हृदय के द्वारा एक मिनट में निकाले गए कुल स्ट्रोक वॉल्यूम की मात्रा, स्ट्रोक वॉल्यूम की संख्या क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी कार्डियक आउटपुट। अब देखिए दोस्तों, इसमें हृदय के द्वारा एक मिनट में निकाले गए कुल स्ट्रोक वॉल्यूम की क्या आएगी? संख्या आएगी। तो कार्डियक आउटपुट इसको कैसे निकालेंगे? इसको कार्डियक आउटपुट को इंग्लिश में कार्डियक आउटपुट बराबर हार्ट रेट कितनी थी अपनी? हार्ट रेट, क्योंकि एक मिनट में हार्ट रेट कितनी आ रही है? 72। तो हार्ट रेट गुणा स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखिए दोस्तों, इसमें निकालेंगे कैसे कार्डियक आउटपुट को? कैसे निकालेंगे? तो हार्ट रेट कितनी थी अपनी? 72, एक मिनट में 72 बार, क्योंकि ये पहले बोल रहा है हृदय के द्वारा एक मिनट, तो एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 72 बार। और एक बार में कितना रक्त निकाल रहा था धड़कने में? 70 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी हो गई? 70, क्योंकि एक बार धड़कन में कितना निकाल रहा था? 70। तो इस प्रकार अपना एक मिनट में टोटल हृदय कितने रक्त निकाल दिया? तो इसका टोटल निकालेगा 5040 मिलीग्राम, यानी इसको मतलब हो गया 5 लीटर के लगभग, 5 लीटर से ज़्यादा। तो एक बार में एक मिनट में पूरा हृदय कितना रक्त निकाल रहा है? तो वो 5 लीटर से ज़्यादा रक्त निकाल रहा है, तो इसे बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे की इसके बारे में पढ़ेंगे बीपी, और इनसे संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं, पर 2-3 फैक्ट और बचे हैं अपने हृदय के बारे में, वो भी देख लेते हैं। तो अपना अगला फैक्ट आएगा ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी। तो ये हृदय के विद्युत रासायनिक परिवर्तनों को स्क्रीन पर यानी चित्र पर प्रदर्शित करना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। तो क्या कहलाएंगे? हृदय के विद्युत रासायनिक परिवर्तनों को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना। क्योंकि अपन क्या करते हैं, ईसीजी आते हैं ना, कि अपन ईसीजी करवाते हैं तो हृदय में जो एक वो आती है, मान लो एक पेज सा आता है, तो उसके अंदर वो क्या आ जाती है? ऐसे डॉट से लाइन से ऐसे चलती आती है, तो वो ईसीजी होती है। अगला अपना फैक्ट आएगा ईसीजी के बाद में बीपी मापने का, यानी स्पेग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर। अब ये क्या होता है?
तो स्फिग्मोमैनोमीटर ये रक्त दाब मापने का यंत्र होता है। यह रक्त दाब मापने का यंत्र होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर बीपी नापने का यंत्र होता है। अपनी बीपी कितनी होती है? तो 120 से 130 बटा 80 से 90, क्योंकि 120 से 80 और 130 से 90 भी हो सकती है। अंत में mmHg, ये ध्यान रखना। ये भी प्रश्न पूछा गया है, दोनों स्मॉल लेटर है, H बड़ा है G छोटा है। mmHg होती है, ये अपनी बीपी होती है, इसे बीपी बोलते हैं। तो ये हो गया। अब दोस्तों हृदय से संबंधित एक और सिद्धांत आता है ऑल और नन लो। ये भी देखते हैं एक बार। ऑल और नन लो। ऑल और नन लो, ये ध्यान रखना। ऑल और नन लो क्या होता है? तो इसका मतलब होता है हृदय की समस्त मांसपेशियां या तो ऊपरी कोष्ठ, क्योंकि हृदय ये क्या है हृदय, तो इसमें या तो ऊपरी कोष्ठ यानी दायां लिंद बायां लिंद या फिर दायां नीले बायां नीले के अनुसार संकुचित होती है, प्रकुंचित होती है, तो उसे ऑल और नन लो कहते हैं। यानी या तो दोनों ऊपरी प्रकोष्ठ के हिसाब से मांसपेशी संकुचित होगी या फिर दोनों निचले प्रकोष्ठ के हिसाब से प्रकुंचित होगी, तो ये क्या होगा? ऑल और नन लो। तो इसका अर्थ क्या होगा? हृदय की समस्त मांसपेशियां या तो ऊपरी कोष्ठ यानी दोनों आलिंद ऊपरी कोष्ठ या निचले कोष्ठ यानी दोनों निचले कोष्ठ के हिसाब से प्रकुंचित यानी सिस्टोल, प्रकुंचित या संकुचित, प्रकुंचित डायस्टोल या संकुचित, जिसे सिस्टोल कहते हैं, प्रकुंचित होती है। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे ऑल और नन लो, यानी हृदय की समस्त मांसपेशियां या तो ऊपरी कोष्ठ या निचले कोष्ठ के हिसाब से प्रकुंचित या संकुचित होती है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे ऑल और नन लो कहेंगे। ऑल और नन लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने हृदय के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया। तो दोस्तों क्लास को आप शेयर करते रहे, वीडियो को लाइक करें और क्लास को सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक सभी तक ये वीडियो पहुंचाए। और इम्पोर्टेंट क्लास जो आपको डेली मिल रही है इसके ऊपर, वो भी आप कंटिन्यू देखते रहे। इसके साथ जो अपन ने जो ऑनलाइनर या जो अपन ने प्रश्न उत्तरी भी चला रखी है उसको भी देखें, क्योंकि वहाँ भी आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी करवाई जा रही है, जो आपको शाम को महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी भी मिलती है। तो उसको भी देखते रहे ताकि आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता रहे और आपकी तैयारी का भी पता लगे। तो दोस्तों अगला टॉपिक फिर अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।